हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऐसे होंडा चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते ही हो दोस्तों, हम अपने इस चैनल में एक क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं जो ग्रुप डी 2018 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में आज ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं और हर एक पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहा हूं। अगर पार्ट 1 को आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्सिलिया। क्लाइडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, ये चारा नहीं है, कारा है। तो ये सब आपके थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत एल्गी आता है। सवाल उसके अंतर्गत ये हैं, ये सब इक्वेटिक होते हैं। मार्सिलिया आपका टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। डी वाला आंसर एकदम सही है। चलिए इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं, प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम के ये प्लांट किंगडम होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे प्लांट किंगडम आपके मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका क्रिप्टोगेम्स और दूसरा आपका है फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब हो गया अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद मतलब इसमें फ्लावर और सीड नहीं होंगे। और फेनरोगेम्स मतलब इसमें आपका सीड और फ्लावर्स होंगे, यानी फूल और इसमें बीज पाए जाते हैं। अब क्रिप्टोगेमस मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है आपके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा भी कई पार्ट में आपके डिवाइड है, जैसे एल्गी, शैवाल हो गया, फंगी हो गया, कवक हो गया। ये फंगी यानी कवक हो गया, जीवाणु हो गया। और इसमें वर्तमान में मेनली एल्गी ही है। एल्गी के अंतर्गत आपके आएंगे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लाइडोफोरा। ये सब क्या है, इक्वेटिक होते हैं, जली होते हैं। अब शैवाल जो आपके ये जली होते हैं, हरे भरे होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा इसमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? फ्लोएम वो होता है जो फूड का निर्माण करता है और टॉप टू बॉटम प्लांट के सभी बॉडी में लेके जाता है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है खनिज लवण को जड़ से लेता है और प्लांट के सारे बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और बाकी थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसमें जो है वेस्कुलर टिश्यू नहीं, इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मासेस और लीवर वुड। यानी लीवर वुड में आपके हो गए जैसे मार्केसिया हो गया, रिसिया हो गया। और मॉसेज में आपके हो गए स्फेग्नम। और स्फेग्नम क्या होता है, स्फेग्नम जो होता है इसको माली दूर दूर तक अपने फूल को लेके जाता है नमी के लिए, ताकि फूल सूखे ना। अब आगे बात कर लेते हैं टेरिडोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल आपके हो गए जैसे मार्सेलिया और फर्म। जो फर्म होते हैं वो सजावट के लिए यूज होते हैं। और एक होता है आपका एजोला, जो टेरिडोफाइटा ही है। एजोला जो है उर्वरक के रूप में यूज होता है। और लाइकोपोडियम भी है इसमें, जो ब्लड प्रेशर के बीमारियों में, गठिया रोग में भी मदद मिलती है इससे। और आगे अब बात कर लेते हैं हम फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स को मेनली आप इसको स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा भी इसके मेनली 2 पार्ट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म में आपके जैसे हो गए साइकस हो गया। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इसके जो सीड होते हैं यानी बीज जो होते हैं वो ओपनली होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। और बाकी एंजियोस्पर्म में आपके होते हैं जो वो इसके सीड जो है कवर्ड होते हैं, यानी सीड जो है उसके ऊपर एक वो होता है, घेरा होता है, यानी इसके कवर्ड होते हैं। अब एंजियोस्पर्म में आपके मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट यानी हो गया एक बीजपत्री, और डाइकाट हो गया आपका द्विबीजपत्री। मोनोकाट में जैसे जो एक बीज भी हो, जैसे एक ही बीज हो, जैसे चावल हो गया आपका, गेहूँ हो गया। और डाइकाट में हो गया जैसे तरबूज, खरबूज हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, या फिर इसको कह देते हैं निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट। इसको दिया था आपके जोसेफ प्राउस्ट ने। और अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी एनर्जी कंजर्वेशन, इसको न्यूटन के अनुसार ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक दूसरे के रूप में यह कन्वर्ट की जा सकती है। और आगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कोई
क्लोज्ड जो सिस्टम है उसके अंदर जो आपका मास होता है वो अपरिवर्तित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। ये 5 मूल तत्व कौन से हैं? हवा, पानी, आकाश, धरती, आपका आग हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्क। कार्क क्या होता है दोस्तों? पहले शराब की बोतलों में आप लोग देखते होंगे कि उसमें ऊपर की तरफ पैक की तरह लगा होता था, उसको ज्वाइंट ही होता ज्वाइंट होता था जिससे शराब बाहर न निकले, ढक्कन की तरह उसमें पहले आता था लकड़ी का, वही होता है कार्क। पहले आपके मेडिसिन की में भी आता था। चलिए बाकी सभी एल्युमिनियम, ताम्र और लौह की कील ये सब क्या है? जल में डूब जाएंगे। ये कार्क आपका जल में तैरेगा, यानी इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम आपका निष्क्रिय गैस पूछा है तो इसलिए आपका हो जाएगा हीलियम, यानी ये आपका ग्रुप 18 का तत्व है, यानी ये इसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण कक्षक इनके भरे होते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है, सी यानी आपका हो गया ये वक्रता केंद्र, या उसके बाद आपका है फोकस के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो आकृति की बात किया है, यानी अवतल दर्पण में, यानी कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में इसको चलो हम देख लेते हैं। तो ये हम ले लिया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, तो एक कॉनकेव मिरर हो गया, तो एक सीधी हमने रेखा खींच दिया। तो या तो जो वस्तु होगा अनंत पे होगा, या फिर आपका वक्रता केंद्र के बीच में होगा, या फिर वक्रता केंद्र पर होगा, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, या फिर फोकस पे होगा, या फिर पोल या आपका ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। तो एक ये वस्तु हो गया, फिर या तो यहाँ पे होगा 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसके जो आकृति बनेंगे वो सेम यही बनेगा, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी जब वस्तु आपका अनंत पे होगा तो उसका आकृति बनेगा आपका फोकस पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वक्रता केंद्र पर ही होगा तो वक्रता केंद्र पर ही पड़ेगा। तो जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा तो इसका जब वस्तु आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के बाद। तो यही पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी के बाद। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका वह हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, और बाकी अवतल दर्पण में आपका कॉनकेव मिरर में आपका बनता है हमेशा वास्तविक और उल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रासायनिक उर्वरक सुधार करते हैं लेकिन कुछ मौसम के बाद मिट्टी निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कास्टिक चूना। कास्टिक चूना यानी CaOH पे आपका ट्वाइस होगा। इसको स्लाइट लाइम भी कहते हैं, इसको कास्टिक चूना भी कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं? ये जो हमारा बॉडी का पूरा ऊपरी लेयर है जो इसको हम छूते हैं, ये हमारा एपिथेलियम ऊतक है, और ये हमें बाहरी किसी भी प्रकार के घटना से हमको बचाता है, किसी प्रकार के हानि से हमको बचाता है। बाकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट टिश्यू के भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, इनमें से कौन सा संगीत नोट्स को एक दूसरे से अलग नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसको कहते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंदा चूना भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन यानी बडिंग। बाकी ये बीजाणु जनन क्या होते हैं और विभंजन यानी फिशन क्या होते हैं, विखंडन फॉर्मेशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब आपका हो गया अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन आपके मेनली कई पार्ट में डिवाइड हैं, जैसे आपका हो गया फ्यूजन और
फ्यूजन आपका हो गया विखंडन, और बडिंग, बडिंग को कहते हैं मुकुलन, और रीजनरेशन यानी आपका हो गया पुनर्जनन द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन आपका हो गया बीजाणु जनन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन आपका हो गया खंडन, और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आपका हो गया कायिक प्रवर्धन। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम्पल ही पूछेगा, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर एक आप टाइप के एग्जाम्पल के बारे में याद रखिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी एग्जाम में, और मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से एग्जाम्पल से ही पूछेगा। चलिए, फ्यूजन के भी आपके मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका है बाइनरी फ्यूजन, और एक आपका है मल्टीपल फ्यूजन मतलब आपका हो गया बहुविखंडन में आपका जैसे हो गया प्लाज्मोडियम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाइनरी फ्यूजन यानी सिंगल फ्यूजन, इसमें हो गया आपका बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं बडिंग यानी मुकुलन में आप 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, खमीर और एक आपका हो गया ईस्ट, ये 2 एग्जाम्पल है। और रीजनरेशन में भी आप 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक प्लेनेरिया और एक हाइड्रा। और स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन द्वारा जो आपका होता है, जैसे राइजोपस हो गया, इसमें राइजोपस याद रखिएगा, राइजोपस। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, इसमें आपका जैसे हो गया पोटैटो हो गया कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है गलत मिलान का चयन करें। तत्व दिया है, उसके बाद संयोजकता दी है, तो इसके अनुसार इसका मिलान करना है। तो हीलियम आपका जानते हो, ये आपका अक्रिय गैस है, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी से क्रिया नहीं करते, ये पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 0। हाइड्रोजन आपका होता है, हाइड्रोजन आपका इसको हमेशा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है हमेशा, ये 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, तो इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 1। और कार्बन बाकी होता है, कार्बन का आपका लिखते हैं ला ऑफ अभाव के अनुसार 2 और 4, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन आपका होता है 8 होता है, तो इसकी अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका करेंगे हम 2 और 6, तो 6 इसमें लास्ट में है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 ही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं, जहाँ वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए विभाजित होती है, कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैलस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, तो इसका बदल जाएगा वेग, क्योंकि कोई वस्तु है जब ये घूर्णन करती है तो हर एक पॉइंट पे इसका दिशा क्या होगा, चेंज होगा। जब दिशा चेंज हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में किडनी का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। किडनी उत्सर्जन क्या हो गया, जो शरीर से हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना, वही होता है आपका उत्सर्जन क्रिया। और बाकी आपका किडनी जो होता है ब्लड का प्योरीफाई करता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 500 जूल, क्योंकि आप जानते हो F इक्वल टू होता है F इंटू यस। F का मान दिया है आपका 50 न्यूटन और यस आपका दिया है 10 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका 500 जूल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किसी चालक का प्रतिरोध R डैश पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत रूप से इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा। रो बराबर होता है RA/L होता है, तो ये अगर हम रजिस्टेंस बराबर निकालें तो रो L/A हो जाएगा। तो रजिस्टेंस इसका प्रतिरोध जो है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अधिक तरलता से धन आवेशित आयन बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल, यानी 85 डेसिबल अगर ध्वनि है तो ये हमारे कान को क्षति पहुँचा सकता है। और आपका हो गया अगर 150 डेसिबल है तो ये हमको बहरा कर सकता है, अगर 185 डेसिबल है तो ये
इसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यूनिट ऊपर नीचे इसमें कट जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर हो गया 35%, लगभग 35% हो जाएगा। जितना भी है इसका सभी का हम जोड़ लेंगे, बाकी ऊपर नाइट्रोजन का हम भार रख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समय, यही आपका भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संयोजी ऊतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड, यानी रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन ऐसे कई एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। बाकी कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, पेरेनकाइमा क्या होता है? कॉलेनकाइमा होता है जो आपका प्लांट होता है, उसको दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती देता है और उसको लचक प्रदान करता है, ताकि पौधे मुड़ जाएं लेकिन टूटे ना। और स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, मृतक कोशिकाएँ होती है, जिसके ये बहुत ही कठोर होते हैं, जिसके जैसे आपका हो गया कोकोनट का वाल हो गया, हक्स ऑफ कोकोनट हो गया आपका, और सुपारी का वाल हो गया, ये बहुत कठोर होते हैं। पेरेनकाइमा क्या होता है, इसका मुख्य काम है आपका फूड को स्टोर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 9 न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों की संख्या बताना है। तो इसका प्रोटॉन आपका हो जाएगा 9, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बाकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जब भी ऐसा दे, आपको ऊपर में से नीचे को घटा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंतवल्क टूथ इनामिल बना होता है जो एसिड में नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो होता है, हमारा जो दांत का इनामिल होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, तो ये क्या है, एसिड ज़्यादा हो जाएगा, यानी ज़्यादा अम्ली हो जाएगा, जिसके कारण हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्रोत सेकेंड में 20 तरंग शिखर क्रस्ट और 20 तरंग गर्त ड्रम उत्पन्न करता है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गैस का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNC। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध समझाता है। चलिए इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। पहला समीकरण आपका होता है V होता है U + AT। दूसरा आपका समीकरण होता है S होता है UT + ½ AT²। तीसरा समीकरण आपका होता है V² = U² + 2AS। अब V आपका वेलोसिटी हो गया, यानी वेग और समय, यानी पहला और लास्ट वाला मिला दें, यानी ये वेग और समय को दर्शाता है। इसका संबंध आपका है वेग और समय से। और जबकि आपका दूसरा समीकरण है, ये स्थिति इसको बोल दो या फिर विस्थापन बोल दो, विस्थापन और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। बाकी आपका तीसरा है वेलोसिटी और विस्थापन या स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। तो दूसरा वाला पूछा है, तो यानी कि इसका स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यानी अगर पहले वस्तु का वेग अगर मान लो 5 था, बाद में यह बढ़कर एक्सीलरेशन इसका निकालना है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बाद में अगर बढ़कर ये अगर 10 हो गया, तो इस स्थिति में क्या हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो 10 में से 5 को अगर लेस करेंगे, यानी V - U/T, तो ये हमारा 5 आएगा, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वस्तु का वेग बढ़ जाएगा बाद में, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनिक तरंग की विशेषता नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परमाणुक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन, यानी ये हो गया आर्गन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। जिसमें भी सिंगल है ये आपका मोनो एटॉमिक है, यानी एक परमाणुक है। और आपका डाई एटॉमिक जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, और उसके बाद आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, और इसी तरीके से बहुत आपके एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या है, आपके डाई एटॉमिक है।
जो इसमें 2 है। और बाकी आपके ट्राइटामिक या बहुपरमाणविक, बाकी ये सब जैसे हो गए यस 8 हो गया, तो जो भी 3 से ज़्यादा हो या 3 हो तो उसको ट्राइटामिक या बहुपरमाणविक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत चालक के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़, बाकी सभी में क्या है विद्युत के चालक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश रखे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन में। ये प्लांट हार्मोन्स हैं। चलो इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स में आपका पहला है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स इसकी डिस्कवर की थी डार्विन ने। यह पौधों के प्रकाश की ओर झुकाता है, पौधों में विकास करवाता है, पौधों में मेल लक्षण को ये बढ़ाता है। मानव ये ह्यूमन जो यूरिन है उसका भी ये क्या है सोर्स है, यानी स्रोत है आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन इसकी जो डिस्कवर की थी ये कुरासावा ने की थी। यह बीज को अंकुरित करवाता है, पौधों की लंबाई को बढ़ाता है और पौधों में जो मेल लक्षण है उसको भी बढ़ाता है। इसकी कमी से पौधों में बौनापन हो जाता है, यानी ड्वार्फ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की जो डिस्कवर की थी वो मिलर ने की थी। इसका जो नामकरण दिया था वो लिथाम ने दिया था। यह कोशिका को विभाजन करवाता है और यह पत्तियों को झड़ने से रोकता है। यह टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसको ABA भी कहते हैं। इसकी डिस्कवर की थी कार्न्स एंड एडिकोट ने। यह बीज को अंकुरित होने से रोकता है और यह पत्तियों के रंध्र को ढकता है और जब पौधे तनाव की स्थिति में होते हैं तब इसका निर्माण होता है और यह मरुस्थलीय पौधों में ज़्यादातर पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका एथिलीन। एथिलीन आपका ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज की थी वर्ग ने। यह गैसीय अवस्था में होता है, पौधों में प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है, यानी जो आपके जो फ्रूट्स होते हैं, ये फल होते हैं, वो उसको प्राकृतिक रूप से ये पकाने में मदद करता है। अगर आपको पूछे कि जो कृत्रिम रूप से पौधों को आपके फ्रूट्स को पकाने में कौन मदद करता है तो आपका है एसिटिलीन गैस। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस आपका इसको कहते हैं फूल खिलाने वाला हार्मोन्स। और फिर आगे है आपका ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन ये घायल कोशिकाओं को जख्म को भरता है। जब भी कोशिकाएं घायल हो जाती हैं, किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत आता है तो उसके जख्म को यह भरता है, यानी उसको यह मेंटेन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5.5 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 5.5 किलोवाट घंटा इक्वल टू आपका होता है एक किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ होता है। तो इससे हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 5.5 में हम 3.6 इंटू 10⁶ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.8 × 10⁶ जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। ये फ्री रूप से होती है, यानी मुक्त स्थिति में होती है। आपका जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपके बहुत ही क्रियाशील धातु यानी काफ़ी रिएक्टिव है ये, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसको फ्री नहीं रख सकते हैं। और अगर लिथियम को मिला दे तो ये तीनों क्या है बहुत ही मुलायम होते हैं, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। एक आपका है पारा Hg, ये एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, बाकी सभी ठोस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। जो आपके ग्रुप 1 के तत्व है जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये आपके जो ग्रुप 1 के जो तत्व हैं इसको कहते हैं एल्कली मेटल। और जो आपके ग्रुप 2 के तत्व हैं जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसमें वो बोला है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। बाकी बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ग्रुप 2 के हैं, सोडियम 1 का है, इसीलिए ये एल्कली मेटल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये गलत है, ये एसिड का नेचर है,
ये एसिड का नेचर है। बाकी ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये आपका सही है। ये मोटी सामग्री को विघटित करते हैं, ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, ये सब क्षार का प्रॉपर्टीज है, यानी बेस की प्रॉपर्टीज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है, मतलब कि आपका पीरियाडिक टेबल का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर जनन, कैंसर जनक आपका हो जाएगा। और बाकी आपके हाइड्रोजन जो है 17 ग्रुप के तत्व हैं, आपका एक्टिनाइल लेंथेनाइल एफ ब्लॉक का तत्व है। और इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, डैश के कारण होता है। ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है, जड़त्व का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलोसिटी, वेग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। को जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। एक स्प्रिंग आपका हो गया, ये आपका स्प्रिंग है, ये कॉइल स्प्रिंग है, इसको हम कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, तो उस समय प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जब वस्तु बल के विपरीत दिशा में हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये उल्टा बोल दिया है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति सही है। बल, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सही है। चंद्रमा के और पृथ्वी के कारण ज्वार, तो ये आपका उल्टा बोल दिया था यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पौधों के सभी भागों में जल पहुँचाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम आपका जो होता है वो जड़ से जल खनिज लवण को ले जाता है, पूरे प्लांट के बॉडी में पहुँचाता है। और एक आपका होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम ये आपके जो है कम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल है। तो फ्लोएम जो होता है वो टॉप टू बॉटम जो फूड बनाते हैं पौधे, उसको क्या पत्ती से फूड बनता है, उसको पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसफर करता है, लेके जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मैग्नीशियम क्लोराइड का आणविक सूत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा MgCl2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का पता लगाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वानोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 160 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर होता है वो बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, उसके ऊपर होता है वह गैसी माध्यम होकर वाष्प बन के उड़ने लगता है, इसलिए गैसी माध्यम में होगा। तो दोस्तों ये आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये चैनल हमारे लिए यूज़फुल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि हम चैनल हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।